Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss part 2 of class 11th History chapter 6, the three orders. आज तीन वर्ग चैप्टर जो है इतिहास का उसके दूसरे पार्ट का हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने यूरोपियन सोसाइटी के तीनों वर्गों क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द पीजेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह यूरोपियन सोसाइटी में जो भी चेंजेस ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल आए उसकी वजह से इन तीनों वर्गों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। जैसे जैसे समय बीतता गया इन तीनों वर्गों की स्थिति, इन तीनों वर्गों के अधिकारों में बहुत सारे चेंजेस आए। तो आज के इस वीडियो में हम उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिकल भी थे, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल भी थे और उसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटी के इन तीनों वर्गों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं हम कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटी के इन तीनों वर्गों के बीच में सामाजिक और आर्थिक संबंध थे। तो इन संबंधों को प्रभावित करने में सबसे पहली भूमिका थी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की। तो फ्रॉम 5th to 10th centuries most of Europe was covered with vast forests. लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड। 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में यूरोप का ज़्यादातर पार्ट जो है जंगलों से घिरा हुआ था और जंगल ज़्यादा होने की वजह से खेती के लिए वहाँ पर बहुत ही कम जमीन उपलब्ध थी। ठीक है, खेती के लिए यहाँ पर ज़्यादा जमीन नहीं थी 5th से 10th सेंचुरी तक। Peasants dissatisfied with their conditions, operations tax refuse in the forest. Generally, peasants जो थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और इस वजह से वो अपने लॉर्ड्स, नाइट्स जो होते थे उनसे बहुत नाराज रहते थे, असंतुष्ट रहते थे और कभी कभी वो विद्रोह भी कर देते थे और विद्रोह करने के बाद जनरली वो इन्हीं जंगलों में भागकर शरण लेते थे। तो ये जंगल जो है भागे हुए किसानों के लिए एक तरह से शरण स्थली थे। इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट, 5th से 10th सेंचुरी के बीच में क्लाइमेट भी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। लॉन्ग विंटर्स, लंबे लंबे सर्दियों के सीजन्स होते थे। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स, और फसलों के लिए बहुत कम वर्ष में एक समय रहता था, शॉर्ट सीजन होता था, तभी फसलें उगाई जा सकती थी और इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता था बहुत कम रहता था। फ्रॉम 11th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज, और ये सारी कंडीशंस 11th सेंचुरी के बाद चेंज हो जाती है। यानी जो लंबा विंटर सीजन था अब धीरे धीरे वो चेंज होकर यूरोप में गर्मियों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है और एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, जो सामान्य तापमान था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लॉन्गर ग्रोइंग सीजन्स, और इसकी वजह से खेती के लिए लंबा समय प्राप्त होने लगा और इस वजह से कि जब गर्मी बढ़ने लगी तो अब खेती करने का काम ज़्यादा आसान हो गया, ज़्यादा समय मिलने लगा, तो उन जंगलों को साफ किया गया और उनकी जगह पर खेतों का निर्माण होने लगा और इस वजह से कृषि का विस्तार हुआ। तो ये सारा सब कुछ हुआ 11th सेंचुरी के बाद। 5th से 10th सेंचुरी तक यूरोप में कृषि करना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ती थी और किसानों की हालत उससे बहुत खराब रहती थी। अब खेती की कैसे जाती थी, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड यूज, जमीन का यूज किस तरह से किया जाता था। प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, खेती करने के तरीके जो थे बहुत प्राचीन थे। ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल वॉज प्लाउ। ठीक है, खेती कर बहुत पुराने तरीकों से की जाती थी यूरोप में और एक ही मशीन जिसका यूज खेती के काम में होता था वो था हल, प्लो। यही एक मशीन थी जो खेती के काम में यूज की जाती थी, बाकी सारा मैनुअल और जानवरों की सहायता से काम किया जाता था। ठीक है, ये जो हल होता था वो ऑक्सन, बैलों की सहायता से चलाया जाता था। स्क्रैच द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अनेबल टू फुल्ली ड्रॉ आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल। लेकिन ये जो प्लो बैलों द्वारा खींचा जाता था ये जमीन की ऊपरी सतह को ही खुरच पाता था और अंदर गहराई तक नहीं जा पाता था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेरी लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा खेती के काम में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। फील्ड्स हैड टू बी डग बाय हैंड
इन एवरी 4 ईयर्स। और इस वजह से किसानों को हर चौथे साल खेतों को हाथों से खोदना पड़ता था, क्योंकि हल से वो पूरी मात्रा में पूरी गहराई तक जुताई नहीं कर पाते थे। तो खेती करने के काम में सिर्फ हल ही एक मशीन थी जिसका यूज़ होता था, और हल भी जो है पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए यूज़फुल नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह से गहराई तक खुदाई नहीं कर पाता था। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लैंड यूज में। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। यूरोप में 5th से 10th सेंचुरी के बीच में क्रॉप रोटेशन, फसलों को रोटेशन में बोया जाता था। लैंड वॉज डिवाइडेड इन हाफ, पूरे खेत को 2 भागों में डिवाइड किया जाता था। इन हाफ व्हीट वॉज प्लांटेड इन वन साइड, खेत का आधा भाग जिसमें एक सीजन में, जैसे ऑटम के सीजन में उसमें गेहूं उगाया जाता था, वाइल द अदर फील्ड वॉज लेफ्ट फेलो, और उस सीजन में खेत का आधा भाग जो है खाली छोड़ दिया जाता था। यानी हर किसान के खेत के आधे भाग में एक सीजन में खेती की जाती थी और दूसरे सीजन में बचे हुए आधे खेत में खेती की जाती थी, और इस तरह की इस तकनीक को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। राई वॉज प्लांटेड इन दिस लैंड, और जो दूसरा सीजन, ऑटम सीजन में गेहूं उगाया जाता था और दूसरा सीजन जो होता था उसमें राई उगाई जाती थी। एंड द नेक्स्ट ईयर वाइस वर्सा, और अगले साल फिर जो पहला भाग होता था जिसमें पहले गेहूं उगाया था, अब उसमें राई उगाई जाएगी, और जिस भाग में राई उगाई गई थी उस भाग में फिर गेहूं उगाया जाएगा। तो इस तरह से यूरोप में लैंड का यूज किया जाता था खेती के काम में। सोइल स्लोली डिटोरिएटेड, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता जाता था। फेमिन्स बिकेम कॉमन, अकाल जो है यूरोप में बहुत कॉमन थे, रेगुलरली आते रहते थे। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशंस, ठीक है, और इसकी वजह से लोगों में पोषक तत्वों की कमी रहती थी। लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर द पुअर, और इस वजह से गरीबों का जीवन जो है बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, लेकिन जैसे 11th सेंचुरी आई, क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मियों का सीजन प्रारंभ हुआ, तो उसके साथ ही साथ बहुत सारे खेती के क्षेत्र में भी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकों का यूज होने लगा। तो अब हम देखते हैं विच आर द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। बाय द 11th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। 11th सेंचुरी से चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ हैवी आयरन टिप्ड प्लाउज। ठीक है, इस 11th सेंचुरी के बाद लोहे की पत्ती लगे हुए हलों का यूज होने लगा, और इसकी वजह से अब ज्यादा गहराई तक जो है वो हल जमीन की जुताई कर सकते थे। मोल्ड बोर्ड्स ये भी यूज होने लगे। डिग मच डीपर एंड टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली, और इस वजह से ज्यादा गहराई तक खोजने से मिट्टी जो है ज्यादा ऊपर नीचे की जा सकती थी, और उससे मिट्टी के सारे पोषक तत्व फसल को मिल सकते थे। हार्नेसिंग ऑफ एनिमल्स टू द प्लो इम्प्रूव्ड। ठीक है, जानवरों का जो हल चलाने में होता था वो भी अब इम्प्रूव हुआ। कैसे हुआ? इंस्टेड ऑफ द नेक हार्नेस, पहले गले में जो है प्लो को बांधा जाता था जानवरों के या बैलों के, उसकी जगह अब द शोल्डर हार्नेस केम इनटू यूज। अब उन हलों को कंधे पर बांधा जाने लगा, और कंधे पर बांधने की वजह से दिस एनेबल्ड एनिमल्स टू एक्सर्ट ग्रेटर पावर, वो ज्यादा शक्ति लगा सकते थे, और ज्यादा शक्ति लगाने की वजह से वो ज्यादा गहराई तक भी खोद सकते थे। तो 2 चेंजेस देखते हैं हम। पहला, टेक्नोलॉजी में एक तो आयरन टिप प्लो का यूज होने लगा, हलों का यूज होने लगा, और दूसरा नेक हार्नेस की जगह शोल्डर हार्नेस का यूज इस समय किया जाने लगा। हॉर्सेस वर नो बेटर शोड, इस समय घोड़ों को भी जो है इस टेक्नोलॉजी का फायदा मिला। अब उनको विथ आयरन शूज विच प्रिवेंट फूड डिके, अब घोड़ों के जो पैर होते थे उनके वहां पर लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिसकी वजह से उनके पैरों का जो क्षरण होता था वो अब कम होने लगा, वो ज्यादा सेफ, उनके पैर अब ज्यादा सेफ हो गए, क्योंकि पैरों के नीचे लोहे की नाल लगाना संभव हो गया। अब हम देखते हैं कि इन सारे परिवर्तनों की वजह से ये जो तीनों वर्ग थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स, इनके बीच के आपस के रिलेशंस में क्या चेंजेस आया इन इन्वायरमेंटल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। द लॉर्ड्स ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, their income. Since it was not possible to increase output from the land, the peasants were forced to cultivate all land in the manor estate and spend more time doing this than they were legally bound to do. तो लॉर्ड्स करते क्या थे जनरली कि वो चाहते थे कि उनकी इनकम बढ़े, तो इनकम बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे कि
फार्मर्स को, पीजेंट्स को क्या करते थे, सारी जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर करते थे और साथ ही साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। कब? 5th से 10th सेंचुरी के बीच में। दे स्टार्टेड पैसिव प्रोटेस्ट। अब फार्मर्स इसका क्या है, विरोध करते थे, लेकिन वो विरोध एक्टिवली नहीं कर पाते थे, पैसिवली करते थे। दे स्पेंड मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स। फार्मर्स क्या करते थे, अब यूरोप में खेती जो होती थी, कुछ खेती जो है लॉर्ड्स के लिए और नाइट्स के लिए करनी पड़ती थी और कुछ किसानों के अपने खुद के खेत होते थे जहां पर वो अपने लिए फसल उगाते थे। तो ये फार्मर्स करते क्या थे कि अपने खेत पर तो ज़्यादा समय बिताते थे और जो लॉर्ड्स होते थे, नाइट्स होते थे, उनके खेतों पर वो कम समय बिताते थे। ये उनके प्रोटेस्ट करने का पैसिव तरीका था। दे ऑल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विस। और साथ ही साथ ये जो फार्मर्स होते थे वो जो बेगार उनसे करवाई जाती थी उसको करने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। दे केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड्स, और जनरली उनके लॉर्ड्स के साथ झगड़े होते थे ओवर पास्चर्स एंड फॉरेस्ट लैंड। चरागाह और जंगलों को लेकर उनके लॉर्ड्स के बीच में झगड़े होते थे। एंड सो दीज लैंड्स एज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी। पीजेंट्स ये मानते थे कि ये जो पास्चर्स और फॉरेस्ट है वो सभी लोगों के यूज के लिए है, जबकि लॉर्ड्स इन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते थे। और इस वजह से फार्मर्स और लॉर्ड्स के बीच बहुत सी बार झगड़े होते थे। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस होने लगे उसकी वजह से फार्मर्स, पीजेंट्स जो थर्ड ऑर्डर था उनके और लॉर्ड्स के बीच में, नोबिलिटी के बीच में झगड़ों की एक शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट आगे ये है इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए तो इस समय विंड और जो वाटर एनर्जी है इसका यूज भी बढ़ गया। मोर वाटर पावर्ड एंड विंड पावर्ड मिल्स। अब बहुत सारी विंड और वाटर मिल्स जो है अवेलेबल थी। चेंजेस इन लैंड यूज स्विच फ्रॉम ए 2 फील्ड टू ए 3 फील्ड सिस्टम। अब इस समय नया टेक्नोलॉजिकल चेंज ये आया कि पहले जो एक खेत को 2 भागों में डिवाइड कर क्रॉप रोटेशन की टेक्निक यूज की जाती थी, अब एक नया परिवर्तन ये आया कि अब खेत को 3 भागों में डिवाइड किया जाने लगा। ठीक है, व्हीट, पीस, बार्ले, ओट्स, बीन्स और ये सारी फसलें उसमें अलग अलग सीजन में उगाई जाने लगी। मोर प्रोटीन इन द डाइट ऑफ यूरोपियंस एंड देयर एनिमल्स। अब जब 3 भागों में खेत को डिवाइड किया जाने लगा तो अनेक तरह की फसलों को उगाया जाने लगा। अनेक तरह की फसलों को उगाए जाने की वजह से यूरोपियन लोगों के खाने में बहुत सारी प्रोटीन वाली फसलों का जो है वो एक्सेस प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से उन्हें प्रोटीन अवेलेबल ज़्यादा हो गया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ तो उससे फूड अवेलेबिलिटी बढ़ गई। द पीजेंट्स कुड प्रोड्यूस मोर फूड फॉर लेस लैंड। और इस वजह से वो कम जमीन पर भी अब ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे थे। तो ये जो 2 भाग में खेत को डिवाइड करने की जगह 3 भाग में डिवाइड करने से यूरोप में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एवरेज साइज ऑफ लैंड रिड्यूस टू 20 to 30 एकर्स। अब खेत की जो साइज है वो 20 to 30 एकड़ कम हो गई। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड। और इस वजह से अब खेतों में जो पहले जितना श्रम या लेबर लगता था वो लेबर भी अब कम लगने लगा। दिस गिव द पीजेंट टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज। और इस वजह से अब किसान खेती से के अलावा भी दूसरे कार्यों में ध्यान दे सकते थे। साथ ही साथ वाटर मिल और विंड मिल ने जो है बहुत सारा खेती के ऊपर जो पैसा लगता था उसको भी कम कर दिया था। इसकी वजह से उनका पैसा भी बचा। पीजेंट्स टेक इनिशिएटिव इन मैनी थिंग्स। और जब ये एक्स्ट्रा टाइम पीजेंट्स को मिला तो वो दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। एक्सटेंडिंग अरेबल लैंड, वो खेती का एरिया बढ़ाने में ध्यान देने लगे। सेटअप स्मॉल फोर्जेज एंड स्मिदीज इन द विलेजेस। ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे काम उन्होंने अपना लिए। आयरन टिप प्लो एंड हॉर्स शूज वर मेड एंड रिपेयर्ड चीपली। और इस समय आयरन टिप्ड प्लो और जो हॉर्स शू जो था उसका बनाना और उसकी रिपेयरिंग का काम बहुत सस्ते में होने लग गया। तो जिससे क्या है, खेती के काम में बहुत सहायता मिली। बिगिनिंग ऑफ मनी बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो इसकी वजह से यूरोप में मनी बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन प्रारंभ हो गया। पहले जो है बार्टर सिस्टम होता था, उसकी जगह अब यूरोपियन सोसाइटी धीरे धीरे इस एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से मनी बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। द पर्सनल बॉन्ड्स, द बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म वर वीकन्ड। और इसकी वजह से जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। तो ये
जो ज्योग्राफिकल चेंजेस आए उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, और इस प्रोडक्शन की वजह से यूरोपियन सोसाइटी में जो फ्यूडल सिस्टम था वो वीक होने लगा। लॉर्ड्स आस्क रेंट इन कैश फॉर देयर कन्वीनियंस, जितने भी लॉर्ड्स होते थे वो फार्मर्स से कैश में पैसा लेने लगे। फार्मर्स सेलिंग देयर क्रॉप्स फॉर ट्रेडर्स फॉर मनी, फार्मर्स भी अपनी फसल ट्रेडर्स को कैश में बेचते थे। सोल्ड इन द टाउन्स, ठीक है, प्राइस हाइक इन द टाइम ऑफ क्रॉप फेलियर, और जब कभी फसलें खराब हो जाती थी तो फसलों की कीमतें बढ़ जाती थी। डबल द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिटवीन 12 और 1270 के बाद जो है ये कृषि उत्पादों की कीमतें जो है जस्ट डबल हो गई थी। तो इस तरह से किसानों को बहुत सारा इसमें बेनिफिट मिलने लगा, और इसकी वजह से एक नया परिवर्तन यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिलता है कि अब यूरोप में बहुत सारे नए नए टाउन्स एस्टेब्लिश होने लगे, और उसकी वजह से कुछ नई कहावतों का जन्म हुआ। उसमें एक कहावत है, टाउन एयर मैक्स फ्री, शहर की हवा लोगों को आजाद बना देती है। इन द 13th century many serfs escaped from their masters and hide themselves in new towns। 13th century के आसपास बहुत सारे सर्फ जो लोग थे, गुलाम जो थे, वो अपने मालिकों से भागकर जो है इन नए नए शहरों में, टाउन्स में जाकर बस गए। इफ दे सक्सेसफुली कंप्लीटेड a period of 1 year without being discovered by their masters they could become free men। और उस समय ये एक नई शर्त बन गई थी कि अगर कोई सर्फ 1 साल तक मालिक के द्वारा अब नहीं पकड़ा जाता है, वो छुप कर रह जाता है, सफल हो जाता है 1 साल तक, तो ऐसे में वो फ्री मैन, आजाद व्यक्ति बन सकता था। और इस वजह से देयरफॉर द सेइंग बिकम पॉपुलर इन द मिडाइवल यूरोप, और इस वजह से मध्यकालीन यूरोप में ये कहावत फेमस हो गई कि टाउन एयर मैक्स फ्री, क्योंकि शहरों में आने के बाद सर्फ जो होते थे, गुलाम जो होते थे, वो आजाद हो जाते थे अगर वो 1 वर्ष तक लगातार छुपने में सफल हो जाते थे। अब हम देखते हैं कि इन सारे परिवर्तनों की वजह से यूरोपियन सोसाइटी में एक बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि 3 वर्गों की जगह अब एक चौथा वर्ग भी वहां पर बनने लगता है। अब 4th ऑर्डर, टाउन्स एंड टाउन्स पीपल, और ये चौथा वर्ग जो था वो शहर में रहने वाले लोगों का था। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अकम्पनीड बाय ग्रोथ इन 3 रिलेटेड एरियाज। खेती के विकास की वजह से 3 नए एरियाज में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो 3 एरियाज थे, पॉपुलेशन में ग्रोथ, ट्रेड में ग्रोथ और टाउन्स में ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से कौन से 3 एरियाज में ग्रोथ होती है? पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स की, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस का जो प्रोडक्शन होता था उसको बेचने के लिए नए नए सेलिंग सेंटर बने, और यही सेलिंग सेंटर आगे जाकर टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। मार्केट ऑफ टूल्स एंड क्लॉथ, यहीं पर मार्केट लगने लगे जहां पर खेती के लिए जो टूल्स होते थे उनको खरीदा बेचा जाता था, साथ ही साथ कपड़ों का व्यापार होता था। टाउन्स लाइक फीचर्स, अब टाउन्स के फीचर्स क्या होते थे? तो हर टाउन में एक टाउन स्क्वायर होता था जहां पर जो है बड़ा सा एक सभागार रहता था, और एक चर्च हर टाउन में होता था, ठीक है, ये शहर की विशेषता थी उस समय के। और रोड्स वेयर मर्चेंट्स बिल्ड शॉप्स एंड होम्स, और हर शहर में बहुत सारे रोड्स होते थे जहाँ पर व्यापारी अपनी दुकानें और मकान बनाते थे, और जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ पर अपने ऑफिस बनाता था। तो एक टाउन की विशेषता थी मध्यकालीन यूरोप के कि वहाँ एक टाउन स्क्वायर होता था, एक चर्च होता था, और बहुत सारे रोड्स होती थी जहां पर दुकानें और मकान बने होते थे। इन अदर प्लेसेस टाउन्स ग्रू अराउंड लार्ज कैसल्स, ठीक है। बाकी जगहों पर जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता था उन जगहों पर बड़े बड़े शहर या टाउन्स जो है वो बड़े बड़े कैसल्स के चारों ओर, किलों के चारों ओर, या बिशप्स के एस्टेट्स के चारों तरफ, या बड़े बड़े चर्चेस जहां होते थे उनके चारों तरफ शहरों की स्थापना हुई। यानी यूरोप में मेनली चर्च जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सेलिंग की पर्पज से बसे थे, लेकिन कहीं कहीं कुछ शहर जो है वो कैसल्स की वजह से, चर्चेस की वजह से, या फिर बिशप्स के एस्टेट्स की वजह से भी स्थापित हुए थे। अब जब ये शहर बसे, नए नए टाउन्स बने, ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हुई, तो उसकी वजह से गिल्ड्स का भी निर्माण हुआ। गिल्ड्स क्या होते हैं? गिल्ड्स वर द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडाइवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक संगठन होते थे ये गिल्ड्स। ईच क्राफ्टर इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ गिल्ड। सभी शिल्पकारों
कि जो औद्योगिक इकाई होती थी वो गिल्ड के रूप में संगठित होती थी। यानी गिल्ड एक संगठन होता था किसका? शिल्पकारों का, व्यापारियों का। गिल्ड्स कंट्रोल द क्वालिटी, प्राइस एंड द सेल ऑफ द गुड्स। गिल्ड्स काम क्या करते थे? ये जो भी चीज़ गिल्ड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती थी उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस और उसकी सेलिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे। यानी एक गिल्ड कपड़ों से रिलेटेड है तो वो कपड़ों की क्वालिटी, कपड़ों की प्राइस और कपड़ों की सेल से रिलेटेड काम करेगा। दूसरा गिल्ड जो है बर्तनों से रिलेटेड है तो वो बर्तनों की क्वालिटी, प्राइस और सेल को कंट्रोल करता था। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट व्यापारियों और डिफरेंट कारीगरों के अपने अपने गिल्ड थे। गिल्ड का मतलब व्यापारियों और कारीगरों के संगठन। ये इस समय यूरोप में बहुत सारे एस्टेब्लिश हुए। इसी समय यूरोप में एक और चीज देखने को मिलती है जिन्हें कैथेड्रल्स कहा जाता है। व्हाट आर कैथेड्रल्स? द लार्ज चर्चेज वर कॉल्ड कैथेड्रल्स। बड़े बड़े विशाल चर्चों को कैथेड्रल्स कहा जाता है, जिनकी साइज बहुत बड़े एरिया में बने हुए चर्च जो है कैथेड्रल्स कहा जाते थे। दे वर बिल्ट बाय 12th सेंचुरी इन फ्रांस। फ्रांस में 12वीं शताब्दी में इन बड़े बड़े कैथेड्रल्स का निर्माण हुआ। दे वर बिलोंग टू द मोनेस्ट्रीज, और मोस्टली ये कैथेड्रल्स जो है मठों के आसपास होते थे या मठ के नियंत्रण में होते थे। दे वर मेड ऑफ स्टोन्स इन ईयर्स टू कंप्लीट। ये जो कैथेड्रल्स थे ये पत्थरों के बने होते थे और इनको बनने में बहुत समय लगता था, वर्ष लगते थे। और इनमें स्टेन्ड ग्लासेस वर यूज्ड इन विंडोज। इसमें स्टेन्ड ग्लासेस का यूज होता था। दे वर सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज, और इन कैथेड्रल्स में तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत सारे लोग यात्रा करते थे। कैथेड्रल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाउन्स, और इन कैथेड्रल्स की वजह से यूरोप में बहुत सारे नए नए छोटे छोटे कस्बों का, टाउन्स का, सिटीज का निर्माण हुआ। अब स्टेन्ड ग्लासेस का यूज क्यों होता था? देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है स्टेन्ड ग्लासेस, पेंटेड ग्लासेस जिनको हम कहते हैं। तो पर्पस ऑफ यूजिंग स्टेन्ड ग्लासेस इन द विंडोज ऑफ कैथेड्रल्स। कैथेड्रल्स में इस तरह के स्टेन्ड ग्लासेस का यूज क्यों होता था? तो पहला यूज जो था डिस्क्राइबिंग स्टोरीज ऑफ बाइबल। ये जो स्टेन्ड ग्लासेस होते थे उन पर बाइबल की कहानियों को डिस्क्राइब किया जाता था, यानी बाइबल की विभिन्न कहानियों को पेंट करके इन कांच पर दिखाया जाता था, सो दैट इलिटरेट कुड अंडरस्टैंड स्टोरीज, ताकि अनपढ़ लोग भी बाइबल की कहानियों को समझ सके। यानी अनपढ़ लोग बाइबल को नहीं पढ़ पाते थे तो ऐसे में इन पिक्चर्स को देखकर वो बाइबल की कहानियों को समझ सकते थे। इसलिए कैथेड्रल्स के ऊपर ये जो है स्टोरीज बनाई जाती थी। फिर दूसरा, द ग्लासेस मेड द कैथेड्रल रेडिएंट फॉर द पीपल हु वर इनसाइड ड्यूरिंग डे टाइम। दूसरा यूज ये था कि ये जो ग्लासेस होते थे इनकी वजह से सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश होता था वो दिन के अंदर चर्च में फैल जाता था, और इसकी वजह से चर्च के अंदर के भाग में अच्छी रोशनी रहती थी। और से द लाइट ऑफ द कैंडल्स मेड देम विजिबल फॉर द पीपल आउटसाइड ड्यूरिंग नाइट्स। और रात के समय इन कैथेड्रल्स में जो कैंडल्स, मोमबत्तियां जलाई जाती थी तो उनकी रोशनी बाहर की तरफ दिखाई देती थी, और दूर से ही लोग इस कैथेड्रल्स को देख सकते थे, पहचान सकते थे कि वहां पर कैथेड्रल है। तो इन तीन पर्पस की वजह से कैथेड्रल्स में स्टेन्ड ग्लासेस का यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है द 14th सेंचुरी क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। यूरोप के इस जो स्थिति है उसमें 14th सेंचुरी में बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, और वो था ये कि यूरोप्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन ड्यू टू 3 फैक्टर्स। 14th सेंचुरी में यूरोप का जो आर्थिक विकास या वृद्धि है वो 3 कारणों से रुक जाती है, कम हो जाती है, और इसी को 14th सेंचुरी क्राइसिस कहा जाता है। पहला, क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेट में फिर चेंज आने लगता है, और अब फिर से 14th सेंचुरी के बाद सर्दियां फिर बढ़ जाती है, साइक्लोन्स आने लगते हैं, बाढ़ आने लगते हैं, और इन सब की वजह से एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचता है, सीजन उसका कम हो जाता है, साथ ही साथ फसलें खराब भी हो जाती हैं, और उसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये पहला क्लाइमेटिक चेंज जो था वो 14th सेंचुरी क्राइसिस का पहला कारण था। दूसरा, डिक्लाइन इन ट्रेड। जब प्रोडक्शन कम होता है तो ट्रेड भी रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ स्कैरसिटी ऑफ मेटल कॉइन्स, जो धातु के सिक्के थे उनकी उपलब्धता भी इस समय कम हो गई, तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा था प्लेग। इस 14th सेंचुरी क्राइसिस में प्लेग नाम की एक महामारी जो है पूरे यूरोप में फैल जाती है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है, और इस
प्लेग की बीमारी को ही ब्लैक डेथ, काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये क्राइसिस इस 14th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैल गया, ऑल ओवर यूरोप। क्लाइमेट चेंज पहला इसका कारण, ब्लैक डेथ, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डाइड। यूरोप की 2/3 यानी 66% पॉपुलेशन इस प्लेग की वजह से बढ़ जाती है। 70 मिलियन पीपल डाइड इन 14th सेंचुरी एंड 40 बिलियन पीपल डाइड इन 15th सेंचुरी। तो इस प्लेग की वजह से बहुत अधिक जन धन की हानि होती है। ठीक है, और जब बहुत सारे लोग बढ़ते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, खेती की स्थिति खराब होती है, लोगों के लिए फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो बहुत सारे जनता के विद्रोह और क्रांतियां इस समय होती है। पॉपुलर अपराइजिंग्स होती है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द वेल्दी एंड द पुअर। अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो अंतर था उसकी वजह से गरीब लोग बहुत परेशान थे, असंतुष्ट थे, और इसकी वजह से वो बहुत सारे विद्रोह इस समय कर देते हैं। तो ये सारा सब था 14th सेंचुरी क्राइसिस। अब 14th सेंचुरी क्राइसिस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था ब्लैक डेथ यानी काली मृत्यु। ब्लैक डेथ और ब्यूबोनिक प्लेग कॉज द लार्ज स्केल डेथ्स इन यूरोप। इसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में लोगों की जानें गई। इट वॉज ब्रॉट बाय द रेट्स दैट हैड कम टू यूरोप अलोंग विद द ट्रेडिंग शिप्स। ये जो प्लेग की बीमारी है यूरोप में चूहों द्वारा लाई गई थी, और ये चूहे यूरोप में पहुंचे थे उन व्यापारिक जहाजों के माध्यम से जो दुनिया के अलग अलग देशों से, एशिया से, अफ्रीका से यूरोप पहुंच रहे थे। उनके साथ साथ चूहे यूरोप पहुंचे, और इन चूहों की वजह से ये पूरी महामारी प्लेग की बीमारी यूरोप में फैल गई, और उसकी वजह से लाखों लोगों की जान इसमें गई। अलग अलग देशों में कहीं 1/3 कहीं 2/3 पॉपुलेशन डाइड हो गई। जो है क्रॉप्स खराब हो गई, पीजेंट्स रिवोल्ट कर दिए जिसकी वजह से, और पीजेंट्स ने ज़्यादा आज़ादी की मांग करने के लिए मूवमेंट इस समय स्टार्ट कर दिए। वर्किंग क्लास मूव टू सिटीज टू अर्न बेटर वेजेस, और जो काम करने वाले लोग थे अब गांवों को छोड़कर, मिनरल एस्टेट्स को छोड़कर शहरों की तरफ मूव करने लगे, और जो फ्यूडल सिस्टम था इस 14th सेंचुरी क्राइसिस की वजह से अब और वीक या कमज़ोर होने लगा। ठीक है, ये एक पिक्चर है जो 14th सेंचुरी क्राइसिस को बताता है कि सब तरफ लाशें ही लाशें पूरे हर तरफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये उसी को बताने वाला एक पिक्चर है, और इन सारे 14th सेंचुरी क्राइसिस की वजह से यूरोप में सामाजिक असंतोष प्रारंभ हो जाता है। सोशल अनरेस्ट, द इनकम ऑफ लॉर्ड्स वाज बैडली हिट, और 14th सेंचुरी क्राइसिस की वजह से जो लॉर्ड्स थे उनकी इनकम बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। कब हो जाती है? दे ट्राई टू रिवाइव लेबर सर्विसेज, और इस वजह से वो अपने श्रमिकों को, अपने काम करने वाले लोगों की सर्विसेज को फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं। दिस वॉज वायलेंटली ऑपोज्ड, और वो जो लेबर जो अब तक उनके लिए काम करते थे वो अब उनके लिए काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंसक तरीके से इन लॉर्ड्स के ऑर्डर्स का विरोध किया। बाय पीसेस, पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड मोर प्रोस्परस वर्स, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और संपन्न लोग थे उन्होंने अब इस लेबर के काम को करने से मना कर दिया, और जिन लॉर्ड्स ने उन्हें जबरदस्ती की उन्होंने हिंसक तरीकों से विरोध किया, यानी विद्रोह की स्थिति यूरोप में हो गई थर्ड और सेकंड ऑर्डर के बीच में। इन 1323 peasants revolted in Flanders, in 1358 in France and in 1381 in इंग्लैंड। तो 14th सेंचुरी के अंदर यूरोप में बहुत सारी जगह, फ्लैंडर्स, फ्रांस और इंग्लैंड में किसानों ने विद्रोह कर दिया। डिस्पाइट द सीवियर रेप्रेशन, द शीयर इंटेंसिटी ऑफ पीजेंट्स ऑपोजिशन इंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन कुड नॉट बी रीइम्पोज्ड। लॉर्ड्स ने बहुत गंभीरता से और ताकत के साथ इन विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने भी अपना विरोध इतना भयंकर तरीके से किया कि अब पुराने तरह की व्यवस्था को फिर से यूरोप में नहीं लाया जा सकता था, कैन नॉट बी रीइम्पोज्ड इन यूरोप। तो 14th सेंचुरी क्राइसिस के बाद यूरोप में पूरी जो सामाजिक व्यवस्था, जो 3 ऑर्डर की व्यवस्था थी, वो बदल जाती है, और इन परिवर्तनों, समाज में आने वाले इन परिवर्तनों की वजह से राजनीतिक चेंज भी यूरोप में देखने को मिलते हैं। In the 15th and 16th century, European kings strengthened their military and financial power. 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप के जो राजा थे वो अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाने पर जोर देते हैं, और साथ ही साथ आर्थिक
ताकत को बढ़ाने पर जोर देते हैं। दे क्रिएटेड पावरफुल स्टेट्स, उन्होंने अपने साम्राज्यों को बहुत शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर दिया। द न्यू मोनार्क्स, नए जो राजा बन रहे थे अलग अलग देशों में। लुई 11th इन फ्रांस, फ्रांस का लुई 11वां जो था। मैक्समिलियन जो ऑस्ट्रिया का राजा था। हेनरी 7th जो इंग्लैंड का था। एंड इसाबेला एंड फर्डिनेंड इन स्पेन। ये सारे यूरोप के वो राजा थे जिन्होंने अपने अपने देश को बहुत ही आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करना इस समय प्रारंभ कर दिया। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टैंडिंग आर्मीज, उन्होंने अपनी एक स्थायी सेना तैयार कर ली। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, एक परमानेंट प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने कर ली। नेशनल टैक्सेशन एंड इन स्पेन एंड पुर्तगाल बिगेन टू प्ले रोल इन यूरोप्स एक्सपेंशन ओवरसीज। और इसके साथ ही साथ स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के बाहर भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बहुत बड़े परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। यूरोप के सभी राज्य अब अपने को शक्तिशाली, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तनों की वजह से राजनीतिक परिवर्तन यहाँ यूरोप में स्टार्ट होते हैं। और इन राजनीतिक परिवर्तनों के जो प्रभाव होते हैं वो है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, कि पावरफुल आर्मी सब देश अपनी अपनी बना लेते हैं। इसी समय इस आर्मी को पावरफुल करने के लिए गन पाउडर और कैनन का, बंदूकों और बारूद का यूज होने लग जाता है। फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है, सामंतवादी व्यवस्था इस समय बहुत कमजोर हो जाती है। टैक्सेशन को, कर व्यवस्था को बहुत ही संगठित या व्यवस्थित किया जाता है। सप्रेशन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स जो सामंतवादी लॉर्ड्स थे उनको अब दबाया जाता है। साथ ही साथ लॉर्ड्स चेंज एज द सपोर्टर, दे चेंज देयर ड्रेस। अब लॉर्ड्स जो है राजा के सपोर्टर के रूप में हो गए और उनकी ड्रेस भी इस समय चेंज हो जाती है। अब ग्रोथ, मनी बेस्ड इकोनॉमी पर सारे राजा ध्यान देने लगते हैं। स्ट्रगल बिटवीन किंग्स एंड पार्लियामेंट, और इसके साथ ही साथ राजा और उन यूरोपीय देशों की जो संसदें थी उनके बीच में अब झगड़ों की बहुत सारी शुरुआत होने लगती है। तो 14th सेंचुरी क्राइसिस के बाद यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन होने लगते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों में यूरोप में दो देश जो थे, इंग्लैंड और फ्रांस, उन दोनों ही देशों में जो है वहां पर संसद जो है बहुत एक्टिव हो जाती है। पार्लियामेंट इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो एस्टेट जनरल जो है फ्रांस की वो 1614 में उसकी मीटिंग होती है। और इन इंग्लैंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ 1689, और इंग्लैंड में 1689 की एक महान क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति होती है जिसके द्वारा जो राजा है अपनी बहुत सारी शक्तियां पार्लियामेंट को दे देता है। और इस तरह से अब जो है संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो यूरोप में शक्तिशाली बन जाती है। यानी अब जनता को प्रतिनिधित्व मिलने लगता है यूरोप में, यानी राजा की पावर सब कम होकर जनता के हाथ में बहुत सारी शक्तियां आने लगती है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन जो है वो यूरोप में देखने को मिलते हैं 14th सेंचुरी क्राइसिस के बाद। और वो पूरी सामाजिक व्यवस्था जो 3 ऑर्डर पर थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स की, वो सारी व्यवस्था बदल जाती है। अब इंग्लैंड की संसद जो है वहां के लोगों को बिल ऑफ राइट्स, अधिकार भी देने लगती है। यानी अब जनता को उनके अधिकार मिलने लगते थे। अब जनता अपने अधिकार मांगने लगी थी और सरकार की तरफ से उन्हें अधिकार दिए भी जाने लगे थे। तो इस तरह से ये जो 3 वर्गों की व्यवस्था थी यूरोप में वो पूरी तरह से बदल गई। और अब तीसरे वर्ग के लोग भी अपने लिए अधिकारों की मांग करने लगे। और इसी के साथ ये वीडियो जो है यही समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।